नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे छत्तीसगढ़ समसामयिकी से जुड़े हाल फिलहाल में चर्चित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए, आज का पहला टॉपिक है बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लैंग्वेज। इसका शॉर्ट फॉर्म रखा गया है बादल। अभी हाल ही में एक ऐसे संस्थान का निर्माण किया गया है हमारे छत्तीसगढ़ में, जहां पर हमारे छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति से जुड़े हुए जो चीजें हैं, जो मूलभूत चीजें हैं, उनका शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया जाएगा। इसी को नाम दिया गया है बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट में नाम दिया गया है बादल। यह संस्थान स्थापित किया गया है जगदलपुर के समीप आसना ग्राम में। ग्राम का नाम है आसना और यह बस्तर जिले में स्थित है। इसकी कुल लागत है 5,71,00,000 रुपए। इस अकेडमी को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य है बादल एकेडमी के जरिए बस्तर की विभिन्न जनजातीय संस्कृतियों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरण करना। अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि हमारे यहाँ साल आदिवासी महोत्सव भी मनाया जाना है, तो इसी के अंतर्गत बहुत सारे आदिवासी जो नृत्य है इनका प्रदर्शन किया जाएगा, है ना। ये नृत्य कराए जाएंगे यहाँ पर। तो ये क्या है? ये हमारी जनजातीय संस्कृति है। इन संस्कृतियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करना, ये इस बादल अकादमी का उद्देश्य होगा। ठीक, देश दुनिया को जनजातीय संस्कृतियों से परिचित कराना। ठीक है, देश दुनिया में जो लोग हैं उनको यहाँ छत्तीसगढ़ की जो जनजातीय संस्कृति की विशेषता है इनसे अवगत कराना, यह भी इसका उद्देश्य है। शासकीय कार्यों का सुचारू संपादन के लिए यहाँ के मैदानी कर्मचारी अधिकारियों को स्थानीय बोली भाषा का प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाएगा। देखिए, जब भी कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी क्षेत्र में नियुक्त होकर आता है तो उसके लिए सबसे बड़ी जो बाधा होती है वो लैंग्वेज की बाधा, भाषा की बाधा होती है। लोगों से वो इसलिए नहीं जुड़ पाता है क्योंकि उन्हें उनकी भाषा नहीं आती है और लोग भी इसी कारण से उनसे जुड़ नहीं पाते हैं। तो इस लैंग्वेज बैरियर को खत्म करना, ये इसका उद्देश्य है और इसी के माध्यम से जो शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति इन क्षेत्र में होगी, उनको यहाँ के जो स्थानीय भाषा है, स्थानीय कल्चर है, स्थानीय बोली है, इनसे परिचित कराया जाएगा। तो ये पूरा विस्तृत उद्देश्य है किसका? बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लैंग्वेज का। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन इस प्रकार से बिल्कुल बनता है कि बादल का पूरा नाम क्या है और ये कहां स्थापित किया जा रहा है। ठीक, तो ये दोनों प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहने चाहिए। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है कलागुड़ी, जो बस्तर आर्ट गैलरी। ठीक है, आपको पता होगा कि बस्तर आर्ट गैलरी जो है वो हमारे जगदलपुर में स्थित है और ये काफी पुराने बिल्डिंग में स्थित हुआ करता था। तो अभी हाल ही में इस पुरानी बिल्डिंग का जीर्णोद्धार किया गया है, इसको फिर से बनाया गया है और पुनः ये जो बस्तर आर्ट गैलरी है इसको रीस्टोर किया गया है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा कि जगदलपुर में दलपत सागर के निकट बनाए गए कलागुड़ी का लोकार्पण किया गया है। ये जो बस्तर आर्ट गैलरी है वो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बना हुआ एक भवन था जो कि अत्यंत जर्जर स्थिति में पहुंच चुका था। वर्तमान में इसका उपयोग लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी द्वारा अभियांत्रिकी कार्यशाला के रूप में किया जा रहा था। बस्तर की पारंपरिक हस्तशिल्प कलाओं से सैलानियों के साथ युवा पीढ़ी को परिचित कराने के लिए इस परिसर में स्थित जर्जर भवनों को पुनर्निर्मित किया गया है। ठीक है, यानी कि ये जो बस्तर आर्ट गैलरी है इसका जो पुराना बिल्डिंग था जो काफी जर्जर हो गया था, उसके स्थान पर एक नया भवन बनाया गया है और साथ ही वहीं पर बस्तर आर्ट गैलरी को स्थापित किया गया है। ठीक, और इस परिसर में और भी जो अन्य बिल्डिंग्स है उनका भी नव निर्माण किया जा रहा है। तो एक प्रश्न यहां से ऐसा बन सकता है कि बस्तर आर्ट गैलरी कहां स्थित है? तो याद रखिएगा कहां स्थित है? बस्तर में, जगदलपुर में ये स्थित है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना 2021।
आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या जो है वो काफी गंभीर अवस्था में है। इसके अंतर्गत आपने एनीमिया की समस्या को देखा, कुपोषण की समस्या को देखा, और इनसे संबंधित बहुत सारे जो योजनाएं हैं वो भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। ठीक, लेकिन एक समस्या यहां पर एक और आती है कि जो दवाइयां दी जाती है उनका मूल्य काफी अधिक होता है। तो इस स्थिति में उन दवाइयों के स्थान पर जो जेनेरिक दवाइयां हैं, इन जेनेरिक दवाइयों को प्रदान करना, ये इसका एक उद्देश्य है। इसके लिए एक योजना चलाई जा रही है, नाम क्या रखा गया है? धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना। इसके माध्यम से जो जेनेरिक दवाइयां हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाएंगी, वो भी कम मूल्य में। ठीक, तो इस योजना का प्रारंभ हुआ है 20 अक्टूबर 2021 को, अभी हाल ही में, और इसका उद्देश्य है कम मूल्य पर जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराना। ठीक है, जेनेरिक दवाइयां जो है वो फॉर्मूला में सेम होती हैं, बस इस पर ब्रांड नहीं होता है ना, इसीलिए ये जेनेरिक होती हैं। इसका क्रियान्वयन कैसे होगा? योजना के तहत इन दवा दुकानों में जेनेरिक दवाइयां 50 से 71% तक कम कीमत पर उपलब्ध होंगी। सोचिए, आधी रेट से भी कम कीमत पर ये जो दवाइयां हैं वो मिल जाएंगी। इस योजना के तहत प्रदेश के 169 शहरों में 188 मेडिकल स्टोर्स खोले जाएंगे। हमारे यहां 169 जो नगरीय क्षेत्र हैं वहां पर कुल 188 मेडिकल स्टोर्स जो है इस योजना के माध्यम से जेनेरिक दवाइयों से संबंधित खोला जाएगा। इन दुकानों से दवा के अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य यानी कि एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस में 50% से अधिक की छूट दी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आधे से भी अधिक कम कीमत पर आपको ये दवाइयां जो है उपलब्ध आसानी से हो जाएंगी। तो इसी के लिए संचालित की जा रही है श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना 2021, जो प्रारंभ हुआ है 20 अक्टूबर 2021 से। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड। आपने एक संस्था का नाम सुना होगा, इरेडा। ठीक है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। जैसे कि हमारे यहां क्रेडा होता है ना, क्रेडा, वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था है इरेडा। ठीक, इन दोनों का कार्य क्या होता है? इन दोनों का ही बेसिकली कार्य होता है जो नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं उनका विकास करना। ठीक है, उससे जुड़े हुए जो संसाधन है उनका विकास करना। इसी के अंतर्गत अभी हाल ही में हमारे छत्तीसगढ़ को एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम क्या है? इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड। ठीक, प्रदानकर्ता कौन है? इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी। ठीक है, ये जो संस्था है वो इरेडा के अंतर्गत कार्यरत है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक, छत्तीसगढ़ को बायोफ्यूल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए मिला इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड। इसको याद रखिएगा, किस क्षेत्र में मिला? बायोफ्यूल के उत्पादन के क्षेत्र में। ठीक, यह अवार्ड बायोफ्यूल के आउटस्टैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन प्रोजेक्ट कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को प्रदान किया गया है। ठीक, हमारे यहां बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि हम बायोफ्यूल जो है इसका उत्पादन करें। ठीक है, तो इसी प्रयास के अंतर्गत हमको मिला है ये जो अवार्ड है, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा। अभी हाल ही में काफी ज्यादा चर्चा में रहा है ये। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा एक घोषित किया गया है जो कि हमारे यहां सिल्क और कॉटन से बनाया जाएगा, और जो भी अतिथि बाहर से आएंगे हमारे यहां उनको इसके माध्यम से ही क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। ठीक, तो आइए इसमें पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा संघ द्वारा राज्य की पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने वाले ये गमछे टसर सिल्क एवं कॉटन बुनकरों तथा गोदना हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक, शासकीय आयोजनों में यह गमछा अतिथियों को किया जाएगा भेंट, यानी कि जो भी शासकीय आयोजन होगा उसमें यही गमछा जो अतिथि है उनको दिया जाएगा, उनको भेंट किया जाएगा। इसी में आगे पढ़ते हैं कि इस गमछे में स्पेशल क्या है। ये देखिए, यहां पर सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने ये गमछा पहना हुआ है ना, काफी सुंदर नक्काशी की गई है इसमें। ठीक, देखिए गमछे में किन चीजों का विशेष अंकन है? तो छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का अंकन है,
राजकीय पशु वन भैंसा का अंकन है, मांदर का अंकन है, मांदर एक वाद्य यंत्र है हमारे यहाँ, बस्तर के प्रसिद्ध गौर मुकुट है ना, जो सिंगी जो पहनते हैं, ठीक है, और लोक नृत्य कराते लोक कलाकारों के चित्र अंकित किए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं इस गमछे में अंकित की गई हैं। गमछे की डिजाइन में धान के कटोरे छत्तीसगढ़ को प्रदर्शित करते हुए धन की बाली और हल जोतते किसान को भी अंकित किया गया है। इसके अलावा सरगुजा की पारंपरिक भित्ति चित्रकला की छाप इसमें हमको दिखाई पड़ती है। तो इसमें याद रखने वाली क्या क्या चीजें हैं, एक पहाड़ी मैना है, एक हमारा जो राजकीय पशु है वन भैंसा ये है, मांदर है, इसके अलावा गौर मुकुट है, ठीक, इसके अलावा लोक नृत्य करते लोक कलाकार हैं, और क्या है इसमें धान की बालियां हैं और हल जोतते किसान को इसमें अंकित किया गया है। इसके अलावा सरगुजा की पारंपरिक भित्ति चित्रकला को भी इसमें स्थान दिया गया है। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं, ये दो प्रकार के हैं। पहला है टसर सिल्क गमछा। टसर सिल्क गमछे में बुनकर द्वारा ताने में फिलेचर सिल्क यार्न तथा बाने में डाभा टसर यार्न एवं घींचा यार्न का उपयोग किया गया है। तो ये बेसिकली क्या है, किससे बनाया गया है, तो जो टसर सिल्क गमछा है वो तीन चीजों से मिलकर बनाया गया है, एक फिलेचर सिल्क यार्न और डाभा टसर यार्न और घींचा यार्न, इन तीनों का प्रयोग इसको बनाने में किया गया है। गमछे की चौड़ाई 24 इंच तथा लंबाई 84 इंच है। इस टसर सिल्क गमछे की बुनाई सिवनी चांपा के बुनकरों द्वारा की गई है, ठीक। तो लंबाई चौड़ाई याद रखिएगा, लंबाई है 84 और चौड़ाई है 24 इंच, ये 24 है और ये है 84, ठीक। एक सिल्क गमछे का मूल्य 1534 रुपए जीएसटी सहित 1534 रुपए रखा गया है, ठीक है, ये निर्धारित किया गया है, जीएसटी मिलाकर के ये मूल्य है। सिल्क गमछे की बुनाई मजदूरी 120 रुपए प्रति नग है, ठीक है, यानी एक जो गमछा है उसकी बुनाई की मजदूरी कितनी है, 120 रुपए, ठीक। दूसरा है इसी में कॉटन गमछा, जो कि सूत का बनाया गया है, सूती का है ना। तो कॉटन गमछे को राज्य के बालोद, दुर्ग, राजनांदगांव के बुनकरों द्वारा हाथ करघों पर बुनाई के माध्यम से तैयार किया गया है। गमछे की बुनाई के उपरांत इसमें भी राज्य की परंपरा को प्रदर्शित करते हुए डिजाइनों को स्क्रीन प्रिंट से तैयार किया गया है। इसकी भी लंबाई चौड़ाई सेम है, चौड़ाई इसकी कितनी है 24 और लंबाई कितनी है, ये है 84, ठीक। इसी में आगे पढ़ते हैं कि कॉटन गमछे का मूल्य 239 रुपए जीएसटी सहित प्रति नग निर्धारित किया गया है, ठीक। वो कितना था 1534 रुपए और ये कितना है 239 रुपए। इन गमछों को राज्य के स्मृति चिन्ह के रूप में मान्यता दिए जाने से बुनाई के माध्यम से 300 बुनकरों को तथा 100 गोदना शिल्पियों को वर्ष भर का रोजगार प्राप्त होगा। अब जाहिर सी बात है, जब ये जो राजकीय चिन्ह है ना, राजकीय स्मृति चिन्ह के रूप में इसको मान्यता दे दी गई है, तो अब परमानेंट जो वर्कर हैं, जो बुनकरी से जुड़े हुए हैं या गोदना व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, है ना, इनको रोजगार के अवसर जो है वो साल भर प्राप्त होंगे। कॉटन गमछे की बुनाई मजदूरी 60 रुपए प्रति नग है, यानी कि एक कॉटन गमछा को बनाने के लिए मजदूरी कितनी दी जाती है 60 रुपए, ठीक। इसको याद रखिएगा। तो इसको याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का जो राजकीय गमछा है इसके अंतर्गत दो गमछों को शामिल किया गया है, एक का नाम है क्या टसर सिल्क गमछा और दूसरे का नाम है कॉटन गमछा। दोनों का मूल्य आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड के गठन का लिया गया निर्णय। अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि उद्यानिकी फसलों को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत चाय और कॉफी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि एक टी कॉफी बोर्ड का गठन हमारे छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। इसी के अंतर्गत कृषि मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड का गठन किया जाएगा।
ठीक, तो यहां से एक फैक्ट निकल के आता है कि ये जो छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड बनाया जा रहा है, जो टी कॉफी बोर्ड गठित किया जा रहा है, उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? कृषि मंत्री करेंगे, राज्य के कृषि मंत्री। अन्य सदस्यों की बात करें तो उद्योग मंत्री छत्तीसगढ़ जो है वो इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे। क्लियर? ठीक, तो यहां पर अध्यक्ष कौन होंगे? कृषि मंत्री, और उद्योग मंत्री जो होंगे वो क्या होंगे? उपाध्यक्ष होंगे। इसको आप याद रखेंगे। अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, क्योंकि हम लोग के छत्तीसगढ़ में जो सारोडी है, जशपुर वाला एरिया, वहां पर चाय प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है ना, सारोडीह में। इसके अलावा जो बस्तर है, वहां पर वो जो है कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना, कॉफी का उत्पादन वहां पर किया जा रहा है। तो इन क्षेत्रों को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, और इस क्षेत्र में लगे हुए जो युवा हैं उनको रोजगार भी प्राप्त होगा। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, याद रखना है इसको, एकदम फैक्चुअल चीजें यहां से आते हैं, है ना। जैसे इनका नाम क्या है? न्यायमूर्ति श्री अरूप कुमार गोस्वामी। ये 14वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे उच्च न्यायालय में। अगर बात करें अन्य न्यायाधीशों की, तो यहां पर देख पा रहे हैं आप, सबसे पहले हैं श्री W.A. शिशाक, जो वर्ष 2000 से वर्ष 2002 तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर पदस्थ थे। उसके बाद श्री K.H.N. कुरंगा, जो वर्ष 2002 से वर्ष 2004 तक इस पद पर इन्होंने कार्यभार संभाला। इसके बाद है श्री A.S. वेंकटचला मूर्ति, जिन्होंने वर्ष 2004 से वर्ष 2005 तक इस पद पर अपनी सेवाएं उच्च न्यायालय को दी हैं। इसके बाद श्री अनंग कुमार पटनायक, जो वर्ष 2005 में 14 मार्च से लेकर 1 अक्टूबर तक अपने पद पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। इसके बाद श्री S.R. नायक, जो वर्ष 2005 से वर्ष 2006 तक थे। इसके बाद श्री H.L. दत्तू हैं, श्री राजीव गुप्ता हैं। इसके बाद श्री यतीन्द्र सिंह, श्री नवीन सिन्हा, श्री दीपक गुप्ता, श्री थोट्टाथिल बी राधाकृष्णन, ठीक है, TB राधाकृष्णन जिसको हम पढ़ते थे। ठीक, इसके बाद श्री अजय कुमार त्रिपाठी और श्री PR रामचंद्र मेनन, जो कि ठीक पिछले यानी कि 13वें क्रम के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, तो यहां से इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से प्रश्न पूछता भी है ना, कि इनका क्रम क्या है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक, चलिए, तो अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में, जो है प्रश्नोत्तर का सेक्शन। पहला प्रश्न है, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज कहां स्थापित किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन में है ग्राम आसना जगदलपुर, लोहंडीगुड़ा बस्तर, चरामा कांकेर या सुकमा। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो बादल एकेडमी है ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना 2021 शुरुआत कब हुई? 15 अक्टूबर 2021, 18 अक्टूबर 2021, 20 अक्टूबर 2021 या 17 अक्टूबर 2021? तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रस्तावित छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? जस्ट कुछ स्लाइड पहले हमने देखा है इसका आंसर। ठीक, तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे हाल फिलहाल में चर्चित छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।